आलोक इंडस्ट्री परफेक्ट एग्जांपल है रिटेल इन्वेस्टर कैसे पागल बनाया जा सकता है। अगर आप इसमें एंट्री करने की सोच रहे हैं या फिर एंट्री कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए खासी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी कि कैसे करके रिटेल इन्वेस्टर का सही तरीके से पागल बनाया जा सकता है। और हमारी आंखों के सामने सारी चीज़ें हो रही है और हम कुछ नहीं कर रहे और रेगुलेशन भी कुछ नहीं कर रही और जो हम जिसके भरोसे बैठे हैं वो भी हमारा कुछ साथ नहीं दे रहा। तो कंपनी की स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको कि ये काम करती थी। इसमें बेडशीट्स हो गई, आपकी फैब्रिक पॉलिस्टर, ये सारी चीज़ों में काम करती है। होम स्टाइल चीज़ें होगी उसमें काम करती है। तो इन्होंने सोचा चलो हम ना अपना रिटेल स्टोर खोलेंगे या फिर हमारी जो प्रोडक्शन उसको बढ़ाएंगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा उठाने के लिए उन्होंने कहा चलो हम तो डेट लेंगे। डेट उन्होंने लिया 3000 करोड़ का। अब वो 2007 में इन्होंने लिया 3000 करोड़ का और वो 2017 तक हो गया इनका 30,000 करोड़, मतलब 30,000 करोड़ का इनका वो लोन पहुंच चुका था, इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब मिला के। तो क्या हुआ फिर उन्होंने स्टोर खोले इंडिया में खोले, कुछ 300 प्लस खोले और यूके में इन्होंने खोले 250 के पास में। तो वो अच्छे से चल नहीं पाए क्योंकि उतना वो प्रॉफिट निकाल के नहीं दे पा रहे थे कि इनका इंटरेस्ट भी सारा हो जाए और ये सारी चीज़ें। तो उन्हें वो सारे क्लोज करने पड़े उस हिसाब से। जब पूरे के पूरे शेयर प्लज हो चुके हैं, ये कांड पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता। सारी चीजें एसबीआई के साथ में ये होती है कि एसबीआई ने इन्हें दिया था लोन, वो 30,000 करोड़ तक के आसपास पहुंच चुका था। तो ये सारी चीजें एसबीआई के साथ होती है कि जैसे हमने हर्षद मेहता के भी देखा था, वहां पे सारी चीजें चलो जो भी हुआ। तो अब रियल फैक्ट पे आते हैं। यहाँ पे एक नया गेम ट्विस्ट आया। अब जो 30,000 करोड़ का है ये लोन, हमारे रिलायंस भाई ने क्या बोला, रिलायंस भाई का हमारा एक ही है, अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी। उन्होंने कहा कि हम तो चलो बेल आउट करेंगे आपको, लेकिन उसका प्राइस आपको देंगे 5,500 करोड़। इसमें से जेएम फाइनेंशियल और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मिलके इसको लिया। 30,000 करोड़ का लोन है, बेल आउट कर रहा 5,050 करोड़ में। समझ में आती है कहानी। उसमें से भी बोला 4,550 करोड़ हम बैंक लोन में देंगे और 500 करोड़ का जो करेंगे वो कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग और सारी चीज़ों को संभालने के करेंगे। अब लॉजिक वाली चीज क्या आती है ना, यहाँ पे दिमाग लगाने वाली चीज। 30,000 करोड़ का लोन है, उसमें से भी तुम 4,500 करोड़ है और चुपचाप एसबीआई निकाले, चलो दे रहे हो तो इतना ही दे दो। और अगर मैं इसकी रियल वैल्यू आपको निकाल के दूं एलोक इंडस्ट्रीज की, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि अगर इसको अगर बेचते और ये सारी चीजें करते भी तो यहाँ पे आप इसकी फिक्स एसेट देखेंगे ना, फिक्स एसेट भी इसके 15,000 करोड़ के आसपास में, 15,000 करोड़ के आसपास में। तो वैसे इसकी वैल्यू, और फिर भी क्या दिमाग लगा के करा कि इसे 4,500 करोड़ में हम सेटल कर लेंगे। बैंक वालों ने बोला 30,000 करोड़ के लोन को। तो क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेगुलेशन सारी चीज क्या कर रही है, क्या उन्हें दिख नहीं रहा कि कंपनी की इतनी वैल्यू है अभी भी। इस हिसाब से अगर फिक्स एसेट को भी अगर मैं सिंपल सिंपल लेके चलूँ, 15,000 करोड़ की अगर इसकी फिक्स एसेट्स ही है तो उसको बेल आउट करने के लिए आपने सिर्फ 4,500 करोड़ में ही चुप हो गए। अब मेरी बात ये समझ नहीं आती है, अब जब सारी चीज का डिसीजन हमारे रिलायंस या फिर हमारे मुकेश अंबानी लेते हैं तो डायरेक्ट इनको वोट क्यों नहीं करते, हम डायरेक्ट मोदी जी को क्यों वोट करते। चलिए वो बात तो हटाइए, आते हैं हम मेन चीज पे कि अब हम क्या करें और हम इसमें अट्रैक्ट कैसे हो गए। जब इसको बेल आउट करा फिर डिलिस्ट हुई, फिर इसको इन्होंने कहा यार हमारा तो पैसा लगा है, रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल, मेनली तो रिलायंस वाले ने बोला कि मेरा तो पैसा लगा है, अब मैं क्या करूँ। फरवरी 2020 में इन्होंने इसको फिर लिस्ट करा शेयर मार्केट में। तो पता होगा जब लिस्ट किया था तो 14 रुपीज के आसपास में गया था, फिर वो वहां से गिरते गिरते, क्योंकि आपको पता है वहां से फिर कोरोना का टाइम आ गया, 4 रुपए के आसपास में आ गया। अब कहने लगा यार जब इसकी इतनी वैल्यूएशन बढ़ी नहीं रही तो रिलायंस वाले ने भी दिमाग लगाया यार 4 रुपए रेट चल रहा है यार, कुछ करो, भगाओ शेयर को। तो ठीक है, भगाते 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 ये 55 तक। अब तो कह रहा है, ये तो अपने मन से कह रहा है कि ऑपरेटर यहाँ से यहाँ था। भैया जिन्होंने यहाँ के रेट में लिया था ना, 30 से 40 रुपीज के आसपास में, वो यहाँ पे आ रहा कभी बेच ही नहीं पाए क्योंकि उनको इतना अपर सर्किट लगा कि अपर सर्किट में तो आपको पता है अपना शेयर सेल नहीं कर सकते। जब अपर सर्किट लगा लग ही नहीं पाया, और जब फिर गिनने लगा तो गिनने के रेट पे जिस रेट पे थे वो उसी रेट पे आ गए। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब जिस रेट पर उन्होंने एंट्री करी थी यहाँ पे 30-40 के आसपास में, उससे भी नीचे आके 20-28 तक आ चुका था ये शेयर का प्राइस। तो कैसे करके मैनिपुलेट करा जा रहा है शेयर को, आपको सीधे तौर पे दिख रहा है। तो मेरे ये समझ में नहीं आता। यहाँ पे रिलायंस ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, भाई हम इतने पैसे ज़्यादा क्यों दे इतने पैसे। जब इसने दिए 5,550 करोड़ रिलायंस और जेम में, तो इसमें से अगर इसको 37%
स्टेक मिला है हमारे रिलायंस को। तो इनको देखो, अगर कुछ भी ना करके, अगर कंपनी कुछ भी नहीं करती, अगर कुछ भी नहीं करती तो चीज तो कम से कम फिक्स एसेट तो है, इसको बेच के कम से कम 5,000 करोड़ तो उसको मिल जाएंगे, जो इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर अच्छा खासा रिटर्न तो मिल जाएगा। ये अच्छा दिमाग होता है देखिए एक बिजनेसमैन का। आपको भी ऐसे करके दिमाग लगाना चाहिए। और हम अट्रैक्ट किस वजह से हुए, हम अट्रैक्ट इस वजह से, 4 रुपये का शेयर है, यहाँ से बढ़ते बढ़ते ही 55 तक हो गया, अभी आसमान छू जाएगा, 1,000 के रेट पे चला जाएगा। अब तो रिलायंस भाई घुस गए हमारे, ये चीज हो गई। भैया रिलायंस भाई ही तुम्हारा पैसा खाने पे तुले हुए हैं, तुम ये बात क्यों नहीं समझते हो। तो अब मेन चीज क्या आ जाती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेन रीजन तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि अगर रिलायंस अगर मरी से मरी कंडीशन में भी कुछ नहीं करती तो उसके पास एसेट्स तो है, उसको सेल आउट करके वो अपना पैसा जरूर रिकवर कर सकते हैं ईजी तौर पर। अब दूसरी कंडीशन क्या हुई, जब आपको पता है कोरोना का टाइम हुआ था तो पीपीटी किट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हम चाइना से वो कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, तो वहाँ से हमें 2000 पे पर उसका पड़ रहा था और क्वालिटी भी बेकार चल रही थी। तो आलोक इंडस्ट्री ने कहा था हम तो 650 रुपये में तो आपको देंगे, तो वहाँ पे आलोक इंडस्ट्री का भी फायदा हो गया, हमारे इंडिया का भी फायदा हो गया, क्योंकि डोमेस्टिक से भी है और यही हमारा पैसा रहेगा, और चाइना से तो हमारा विवाद चल ही रहा था। दूसरी चीज़ क्या होगी, आलोक इंडस्ट्री पता है बेडशीट ये सारी चीज़ें बनाती है, तो फायदा किसको हो जाएगा, रिलायंस को फायदा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, उसके स्टोर हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, वो वहाँ पे जाके वो प्रोडक्ट्स को बेच भी सकते हैं इसी तौर पे, क्योंकि वहाँ पे इनका अच्छा खासा मार्केट है। रिलायंस ट्रेंड्स हो गए, ये सारी चीज़ होगी, आपके आसपास भी होंगे इसके काफ़ी सारे स्टोर्स, वहाँ पे एक बेनिफिट उठा सकते हो उस चीज़ का। तो दोनों तरफ से ये है कि रिलायंस बाइक हमारा पूरी तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है, कि वो कुछ ना भी करेंगे तो भी फ़ायदा, और कुछ करवा भी लेते हैं ऐसी कंपनियों से, कुछ काम इसके मैन्युफैक्चर कर भी लेते हैं, तो अच्छा खासा फ़ायदा है। ये मेन चीज़ कोई नहीं बताएगा, मेन चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाई दी, ये फिक्स एसेट का ही खेल है, कुछ भी नहीं होता है तो फिर भी इतना आ जाता है। और आपको मेन अभी पता चल गया होगा कि इतने कम रेट में कैसे ले लिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन वाली बात है। और अभी क्या हुआ कि जब इसको इतने रेट पे उठा के ले गए तो यहाँ पे ऐसे भी कहते हैं कि हम थोड़ा इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और उच्च सेवा का भी आपको पता होगा, वो भी अच्छा खासा 1200 के 1300 1400 के लेवल पे लेके गए थे उस शेयर को। मैं लोअर सर्किट लगा तो वो 650 के लेवल पे आ गया। तो भैया ऐसे पागल वाली चीजें होती रहती है। और अभी जैसे जीपीएल का आप देख रहे होंगे, उसको भी ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं यार हम इस रेट पे ले लिया है। लेकिन जब उसमें लोअर सर्किट लगेगा तो जिस बाइंग प्राइस में उन्होंने ले रखा है ना, तो वहां से वो इतना ज्यादा डाउन गिरेगा ना कि आप सेल ही नहीं कर पाए। अभी सेल करके देख लो, 270 के आसपास में चल रहा था, और जिन्होंने 200 के आसपास वो बेच ही नहीं पाएंगे, देख लो, लिख के बात है ये तो ये तो सिर्फ ऐसे ट्रैप में फंसाने वाली चीज़ें हैं। और मैं आपको सीधे तौर पे अगर चीज़ें समझाऊँ तो यहाँ पे मैं बताता हूँ 99% अगर पब्लिक के पास में, तो ये शेयर कभी नहीं बढ़ सकता 100 रुपये से ज़्यादा। अगर इसको बढ़ाएंगे तो मैनिपुलेशन करके ही बढ़ाया जा सकता है, जैसे ये मैनिपुलेशन हमें साफ साफ दिखा 55 तक। तो ऐसे शेयर्स को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी कहे, या फिर यूट्यूब पे आप जितना करोड़पति बन जाएंगे, ये फलना डिकना बन जाएंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली। इस शेयर में प्रैक्टिकल हो जाइए चीज़ों को लेके, और चीज़ों को अंदर से देखने की कोशिश कीजिए कि जो बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है। ऐसे तो कोई दानवीर नहीं बैठा है कि भैया चलो इस कंपनी बैंक करप्ट हो रही है, सारी चीज़ हो रही है, अच्छी कंपनी है तो हम इसको बचा लें। कोई सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए चीज़ सोच रहा है। ये चीज़ों को सोचते हुए आप जरूर इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचें, अगर अभी भी सोच रहे हैं तो। मेरे ख्याल से तो इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी रेट नहीं मानता इस चीज़ का। फिर भी मैं मान के आपको लोगों को कहूँ कि अगर आप फिर भी इसमें एंट्री करना चाह रहे हैं, जो लोग इसमें एंट्री कर चुके हैं या फिर एंट्री करके निकलना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ सजेशन है। देखिए 11,000 या 12,000 करोड़ के आसपास में इसका मार्केट कैपिटल है, तो इस रेट में जस्टिफाई है, क्योंकि अगर वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं जस्टिफाई करूँ इसकी फिक्स एसेट और इस सारी चीज़ों को लेके, तो जस्टिफाई है। तो अगर आप इस रेट में एंट्री करना चाहते हैं तो वेलकम है, नहीं तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से इसमें ज़्यादा रिटर्न आप लोगों को नहीं मिलेंगे। मुझे इस प्राइस की रेंज यहीं 20 से लेके अगर मैं 50 तक की रेंज में कहूँ, इससे ज़्यादा की इसकी रेंज है नहीं, इससे ज़्यादा का रेट ही बढ़ेगा नहीं। और जो लोगों ने एंट्री करके वो यहाँ से पैसा निकाल के दूसरी जगह में एंट्री कर सकते हैं, और जो बड़े अमाउंट में है वो भी एग्जिट करके अच्छे खासे शेयर है यार उसमें एंट्री करो। 5,000 शेयर की स्क्रिप्ट है, वहाँ पे जाके एंट्री कर सकते हो। और फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। अगर वीडियो में कुछ भी जेन्युइनिटी आपको लगी हो तो इसे लाइक करके डेफिनेटली जाइएगा, और लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, जिनसे पता चले कि कैसे करके चीज़ें होती है, और हम चीज़ के
मेरे आंखों के सामने होते हैं और हम सवाल भी नहीं उठाते, और रेगुलेशन हमारा कुछ देखती भी नहीं और इन्वेस्टिगेट भी नहीं करती इस चीज़ों को। अब जब हमें पता है इसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है तो इतने कम रेट में कैसे लिया रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल से, तो हमें बेल आउट करा इसे 30,000 करोड़ के सिर्फ 5,000 करोड़ में। तो ये भी क्वेश्चन वाली बात थी। जब तक हम क्वेश्चन नहीं उठाएंगे तो ये चीज़ ऐसी चलती रहेगी हमारे आंखों के सामने। तो मैं यही कहना चाहूँगा, फिर भी आपको कोई सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।